पिछले वीडियो में हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में। इसमें हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था, जो ब्रेन का अग्रभाग होता है, आगे का हिस्सा होता है, उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। CEREBRUM। ये हमारे ब्रेन का मुख्य हिस्सा होता है। इसे समझने के लिए हम अपने इस मुट्ठी को बांध के इसे समझते हैं कि ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम में जो आगे का पार्ट है, ये फ्रंटल लोब। ब्रेन के पीछे वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीपिटल लोब, पीछे का पार्ट। साइड के जो पार्ट्स हैं ये पैराइटल लोब। और जो नीचे का पार्ट है वो आपका टेम्पोरल है। ठीक है। अगर सेरिब्रम के फंक्शन की बात की जाए कि क्या क्या इसका कार्य होता है, तो हम पाएंगे कि 3 मुख्य तरीके का कार्य सेरिब्रम का होता है। पहला है मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि याद रखना, बुद्धि, जो हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना होती है, सोचने की क्षमता होती है, रीजनिंग तर्क क्षमता जो होती है हमारी, मोरल सेंस जो कि नैतिक भावना जो हमारे अंदर होती है, और लर्निंग सीखने की प्रक्रिया होती है। ये सारा कुछ सेरिब्रम के हायर सेंटर का फंक्शन होता है। दूसरा कार्य अगर देखा जाए तो सेरिब्रम का है सेंसरी परसेप्शन, जैसे कि दर्द के संवेदना को महसूस करना, तापमान की संवेदना, कोई चीज़ टच हो रही है, कोई टच कर रहा है उसकी संवेदना, देखने की जो संवेदना है, देखने की क्षमता है, सुनने की, जीभ से स्वाद की और नाक से सूंघने की, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों की जो क्षमता है वो मुख्य तौर पे सेरिब्रम के फंक्शन के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा एक और मुख्य फंक्शन है कि शरीर की जो भी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां मैंने पहले भी बताया था कि उन मांसपेशियों को कहते हैं जिनके चलने फिरने में हमारी अपनी इच्छा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे जो भी मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो सब वॉलंटरी मसल्स होती हैं, और उनका इनिशिएशन और कंट्रोल, मतलब वो कब चलेंगी, कब सिकुड़ेंगी, ये निर्णय सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है हमारी इच्छा के अनुसार। अब इस आधार पे सेरिब्रम का जो फंक्शनल एरिया है उसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। सेरिब्रम के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कार्य की गतिविधियों के लिए हिस्सा निर्धारित किया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। देखिए, तमाम निष्कर्षों के बाद सेरिब्रम का सेंसरी परसेप्शन कहाँ हो रहा है सेरिब्रम में, किस एरिया में, और वॉलंटरी ऐच्छिक मांसपेशीय गतिविधि, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये कहना कि एक एरिया एक ही काम करता है, ये बेमानी होगा। एक एरिया बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। यह अलग बात है कि किसी खास गतिविधि में एक हिस्से का योगदान ज़्यादा होता है, दूसरे हिस्से का कम। और हम
हम लोग सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर की बात हमने की थी कि 2 गोलार्ध होते हैं, तो ये एरियाज़ दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। कुछ खास पॉइंट सेंटर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही गोलार्ध में होता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर सेंटर्स जो हैं वो दोनों के दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो सेरिब्रम में एरिया है प्री सेंट्रल या मोटर एरिया कहा जाता है। प्री सेंट्रल या मोटर एरिया, यह सेरिब्रम का जो आगे का भाग है, अग्रभाग है, इसमें स्थित होता है। जो सेंट्रल सल्कस होता है उसके जस्ट बगल में, इसमें जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं वो पिरामिड शेप होती हैं। उनको एक खास नाम दिया जाता है वेट्ज एस सेल्स, और यही मांसपेशियों में सिकुड़ाहट को एक्टिवेट करती हैं, ये वेट्ज एस सेल्स। वेट्ज एस सेल वाला जो एरिया है वहाँ से एक नर्व फाइबर निकलता है और वो नीचे की तरफ इंटरनल कैप्सूल से पास करते हुए मेडुला ऑब्लांगाटा तक जाता है, जहाँ की अगर राइट ब्रेन से जा रहा है तो वो क्रॉस करके लेफ़्ट साइड में चला जाता है बॉडी के, और लेफ़्ट ब्रेन से अगर नर्व फाइबर आ रहा है तो राइट साइड में चला जाता है। वहाँ क्रॉसिंग होता है नर्व्स का मेडुला ऑब्लांगाटा के रीजन में, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक वो नसें जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जिस लेवल का जो सप्लाई देना होगा वहाँ से वो नर्व इम्पल्स क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के साथ गठबंधन बनाती है, जो कि मांसपेशीय के मोटर एंड प्लेट तक जाती है और वहाँ सिनेप्सिस करती है। मसल फाइबर का मोटर एंड प्लेट सिनेप्सिस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाहिने सेरिब्रम का, राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी के सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मोटर एक्टिविटी को। और इसी तरह से इसका ठीक उल्टा कहा जाए तो जो लेफ़्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो दाहिने तरफ के सेरिब्रल मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये है पिक्चर, और इसमें ये आप देख पाएंगे ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये मोटर एरिया है हमारा सेरिब्रम का। ये सेरिब्रम हुआ पूरा, तो ये मोटर एरिया ग्रीन वाला है। हम मोटर एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक शब्द आता है, अक्सर आप आगे मिलेगा, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। तो देखिए इसे समझना होगा कि वो न्यूरॉन नर्व फाइबर जिसकी सेल बॉडी सेरिब्रम के अंदर है, ब्रेन में है, उसे हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जहाँ जुड़ाव हुआ ब्रेन वाली नर्व फाइबर जो आई नीचे, स्पाइनल कॉर्ड फिर एक नस के साथ जुड़ के जहाँ सप्लाई देना है उस तरफ जाएगी, तो जहाँ ये जुड़ाव हुआ उसके नीचे की जो दूसरी नर्व फाइबर है स्पाइनल कॉर्ड से नीचे वाली जो मसल एंड प्लेट तक जाती है, उसे लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों में से किसी को भी डैमेज होगा तो व्यक्ति को उस मांसपेशी का पैरालिसिस हो जाएगा। और इसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ में लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो अब दाहिने हाथ को सप्लाई करने वाला जो अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरिब्रम से निकल के यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक आ रहा है उसका डैमेज होगा, तब भी
ये हाथ पूरा लकवा मार जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे होते हुए जो नस मान लीजिए इस मांसपेशी तक आ रही है, अगर उसका डैमेज होगा तब भी इसमें लकवा मारेगा, सुन्नापन होगा, इसका पावर लॉस होगा। तो लकवा वाले मरीजों में हमें देखना होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी फलाना मांसपेशी कार्य नहीं कर रही, इसमें पावर नहीं आ रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि ये न्यूरॉन, ये जो बीमारी है अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है या लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, UMN या LMN। UMN का मतलब है कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, और लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट अगर लक्षण दिख रहा है तो मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई दबाव आ रहा है नस में, उसके वजह से ये पैरालिसिस या प्रॉब्लम हुआ है। जैसे ज़्यादातर कमर दर्द के मरीजों में पैरों में सुन्नापन और पावर लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे जो पावर लॉस और पैरालिसिस है उसका कारण कहा जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़, क्योंकि जो नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से निकल के नीचे के मांसपेशियों तक जा रही है, पैर के मांसपेशियों तक, उसमें डैमेज हुआ, जिसको हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ पैरालिसिस कहेंगे। और अगर यही कारण मान लीजिए कि जो पैर की मांसपेशी है उसको सप्लाई करने वाली जो अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरेब्रम से नीचे तक जा रही है, अगर सेरेब्रम में उसी एरिया में ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए या ब्लीड हो जाए तो वो नर्व फाइबर डैमेज हो जाएगी, तो उसके वजह से जो पैरालिसिस होगा उसे अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहा जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेडिसिन में कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से जो पैरालिसिस होती है उनमें क्या अंतर होता है, कैसे क्लिनिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट अंतर करेंगे कि पैरालिसिस या लकवा या मसल में जो कमजोरी है वो अपर मोटर न्यूरॉन में कम दिक्कत की वजह से है या लोअर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत। क्लिनिकल बहुत इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि नर्व फाइबर का वो नर्व फाइबर जिसका सेल बॉडी सेरेब्रम में होता है उसे हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और वो नर्व फाइबर जिसकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होती है उसे हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। एक पिक्चर है यहाँ पे, आप देखना चाहेंगे तो इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये जो ब्लैक डॉट यहाँ से, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ से एक अपर मोटर न्यूरॉन चला और मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे आके देखिए ये क्रॉस कर गया और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आके ये एंड किया। अब यहाँ से एक दूसरा नर्व फाइबर स्टार्ट हुआ जो कि इस मसल तक जा रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नर्व फाइबर है इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, और यहाँ से लेके जो नीचे तक का न्यूरॉन है इसे हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोटर एरिया। अब जो दूसरा एरिया होता है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोटर एरिया के अंतर्गत ब्रेन का जो मोटर एरिया है उसमें बॉडी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बॉडी के पार्ट्स का, कि कौन बॉडी का पार्ट्स कौन रेगुलेट करेगा, वो अपसाइड डाउन होता है। मतलब कि जो सेल सबसे मतलब वर्टेक्स से हेड के हिस्से से सबसे नज़दीक होगा वो सबसे दूर वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा, और जो लोवेस्ट, अगर ये मोटर एरिया है, ऐसे मोटर एरिया मान लीजिए मोटर एरिया ये है आपका, तो इसमें जो ऊपर के तरफ न्यूरॉन्स निकलेंगी वो पैरों को कंट्रोल करेंगी, ऐसे ही नीचे आते आते जो सबसे नीचे की न्यूरॉन्स होंगी वो हेड को कंट्रोल करेंगी। यही कह रहा है। इसके लिए एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, समझ में आएगा। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और उसका मोटर एरिया है। तो देखिए मोटर एरिया में
इधर के हिस्से जो हैं ये हिस्सा स्वॉलोइंग को कंट्रोल कर रहा है, ये टंग के मूवमेंट को, ये जॉ मूवमेंट को, ये लिप्स के, ये फेस के, आईलिड मूवमेंट को, ब्रो, नेक, थंब, इंडेक्स, फिर हैंड का, ये शोल्डर, ट्रंक, ये हिप का, ये नी का, ये एंकल का, ये टो का। मतलब कि जो नीचे के न्यूक्लियस हैं ये इधर से हेड एंड से शुरू हुआ कंट्रोलिंग, और ऊपर जाते जाते ये पैरों तक के एरिया को कंट्रोल करते हैं। मोटर एरिया के बाद जो दूसरा मुख्य एरिया होता है सेरिब्रम का, उसे हम लोग प्री मोटर एरिया कहते हैं। प्री मोटर एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में उपस्थित होता है, मोटर एरिया से जस्ट आगे की तरफ। पिक्चर आप देखेंगे, ये हमारा इस पिक्चर में हमने पीछे देखा था, ये जो है रेड वाला जो एरिया था ये हमारा मोटर एरिया था। मैं गलती से आपको बता देता कि ग्रीन वाला एरिया मोटर एरिया है, ग्रीन वाला एरिया प्री मोटर एरिया है, जबकि रेड वाला एरिया जो है वो हमारा मोटर एरिया था। ठीक है, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं प्री मोटर एरिया के अंतर्गत, तो ऐसा माना जाता है कि इनका मुख्य कार्य जो है वो मोटर एरिया के जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देना है। उस पर कंट्रोल का मैकेनिज़्म यहाँ की सेल्स करती हैं। इनका कार्य होता है कि जो भी मूवमेंट बॉडी में हो एक सीरीज़ में हो, और ये क्रम को संचारित रखने का कार्य प्री मोटर एरिया करती है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण समझिए कि अगर किसी जूते का जो फीता होता है बांधना हो या लिखना हो, तो इसमें बहुत सारी मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, लेकिन अब वो सारी मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए अलग अलग, वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए और एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। तो ये जो समन्वय और क्रम का निर्धारण है वो प्री मोटर एरिया करेगा। मसल का कॉन्ट्रैक्शन मोटर एरिया करेगा, लेकिन उसका उन मसल्स फाइबर में जो समन्वय होना चाहिए, उनका एक किस क्रम में कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी रिलैक्स होगी, इसका निर्धारण जो है प्री मोटर एरिया के सेल्स करते हैं। प्री मोटर एरिया में जो नीचे का हिस्सा होता है, देखेंगे आप पिक्चर देखेंगे, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है प्री मोटर एरिया है। तो इसमें जो नीचे का एरिया है यहाँ पे, तो नीचे के एरिया में कुछ खास तरीके के नर्व सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग मोटर स्पीच एरिया कहते हैं या ब्रोकाज एरिया कहते हैं। इसको ब्रोका नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, तो ब्रोकाज एरिया हो गया, और साइंटिफिकली अगर नाम देना हो तो मोटर स्पीच एरिया कहा जाता है। यहाँ की जो नर्व फाइबर होती हैं वो बोलने वाली जो भी एक्टिविटी है, बोलने में जिन जिन मांसपेशियों का उपयोग होता है, उनका कंट्रोल इस ब्रोकाज एरिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं उनके बाएं तरफ के सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ब्रोकाज एरिया एक्टिवेटेड होता है, और जो लोग लेफ्टी होते हैं उनमें दाहिने सेरेब्रम का जो ब्रोकाज एरिया है वो एक्टिवेटेड होता है। अब सपोज कीजिए किसी को ब्लीड हुआ, सेरेब्रल ब्लीड हुआ या चोट लगा, उसके वजह से अंदर ब्लीड कर गया और उसके ब्रोकाज एरिया में ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे पेशेंट का क्या होगा, उसका जो बोलने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मान लीजिए हमारे पास बच्चे आते हैं जो जन्म के समय में रोए नहीं, और उस समय जो उनको ऑक्सीजन की कमी हुई
उस कमी का प्रभाव ब्रोकाज एरिया के न्यूक्लियस पे पड़ा, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर बोल नहीं पाएगा। ये इसका मतलब है। सीटी स्कैन और एमआरआई से पता चल जाता है कि ब्रोकाज एरिया डैमेज हुआ है। अब इसके अलावा जो सेरिब्रम का एक मुख्य पार्ट और होता है वो है फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया अगर आप देखेंगे पिक्चर में तो देखिए, ये इधर सामने से देखने पे ये सामने वाला पार्ट, अगर इधर से ब्रेन है तो ये सामने का हिस्सा जो है ये फ्रंटल एरिया है। फ्रंटल एरिया का काम क्या होता है? यह आगे की तरफ प्री मोटर एरिया से आगे की तरफ उपस्थित होता है। फ्रंटल लोब का बाकी हिस्सा पूरा इसी के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है और बहुत ही हाईली डेवलप होता है मनुष्यों में जानवरों के अपेक्षा। ऐसा माना जाता है कि फ्रंटल एरिया और सेरिब्रम के बाकी हिस्सों में जो कनेक्शन होता है वही हमारे व्यवहार, चरित्र और हमारी भावनात्मक दशा के लिए जिम्मेदार होता है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा ये सारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर और ये सब कुछ होगा। ऐसे कोई स्पेशल कार्य अभी तक नहीं स्थापित हो सका है कि ये स्पेशल काम है जो फ्रंटल लोब के सेल्स करते हैं। बस ये माना जाता है कि जो कुछ हमारा जो इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेटस, ये बिहेवियर है, उसको ब्रेन के साथ फ्रंटल लोब का जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा ये फंक्शन उस मनुष्य में पाया जाएगा। तो ये हमने पढ़ा मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रम। अब हम पढ़ेंगे सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम। तो सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट सेंट्रल एरिया। पोस्ट सेंट्रल एरिया जो होता है, देखिए ये है, ये रेड वाला पार्ट हमारा मोटर एरिया था और ये जिसके पीछे लाइनिंग आ रही है सेंट्रल सल्कस से, तो इसके जस्ट पीछे हमारा सेंसरी एरिया स्टार्ट हो जाता है। जो ये पीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, लाल के बाद जो पीला वाला पार्ट है, यही है हमारा पोस्ट सेंट्रल सेंसरी एरिया। पोस्ट सेंट्रल एरिया या सेंसरी एरिया सेंट्रल सल्कस के जस्ट बाद वाला हिस्सा है। यहाँ पे हमें पेन, दर्द, तापमान, दबाव, टच, हमारी मस्कुलर मूवमेंट का जो ज्ञान है और हमारी जॉइंट का जो क्या पोजीशन है, इसका सेंसेशन यहीं पे फील होता है ब्रेन में। दाहिने सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सेंसरी एरिया है वो लेफ़्ट साइड के बॉडी का सारा संवेदना को ग्रहण करता है और इसी तरीके से दाहिने शरीर के सभी अंगों का तापमान, दर्द, मस्कुलर मूवमेंट, जॉइंट पोजीशन, इसकी संवेदना का जो ग्रहण है वो लेफ़्ट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सेंसरी एरिया द्वारा किया जाता है।
इसके बाद पेराइटल एरिया होता है। तो पेराइटल एरिया जो है ये सेंसरी एरिया के जस्ट बाद पाया जाता है, और ये पेराइटल लोब, सेरिब्रम का जो पेराइटल लोब है उसका ज़्यादातर हिस्सा ये कवर करता है। देखेंगे आप, ये है हमारा पेराइटल लोब। ज़्यादातर पेराइटल लोब का हिस्सा जो है पेराइटल एरिया द्वारा कवर किया जाता है। अब इसमें कई पार्ट्स होते हैं पेराइटल एरिया में। इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए पेराइटल एरिया का, तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी वस्तु के बारे में जो एक्यूरेट नॉलेज है, उस नॉलेज को प्राप्त करना और उस नॉलेज को संधारित करके, मतलब मेमोरी में रखना, ये इस पेराइटल एरिया का कार्य होता है। जैसे हमने अगर कभी पेन छुआ है तो उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में पेराइटल एरिया में फिक्स हो जाएगी, और कभी भी हम उस पेन को छुएंगे तो हम बता देंगे कि ये पेन है। ये हमारा पेराइटल एरिया का फंक्शन है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं। पेराइटल एरिया में सेंसरी स्पीच एरिया होता है। तो सेंसरी स्पीच एरिया इसमें आप देखेंगे, देखिए ये है, इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेंसरी स्पीच एरिया है, ये विजुअल एरिया है, ये ऑडिटरी एरिया है, ये बिंदु जो देख रहे हैं वो टेस्ट का एरिया है। तो सेंसरी स्पीच एरिया का कार्य क्या होता है, जो भी हम शब्द बोलते हैं या कोई बोलता है, उसकी संवेदना यहीं पे परसीव की जाती है, ग्रहण की जाती है। तो सेंसरी स्पीच एरिया जो है राइट हैंडेड पीपल का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डोमिनेंट होगा, और लेफ्टी का राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डोमिनेंट होगा, सेंसरी स्पीच एरिया। इसी तरह से ऑडिटरी एरिया है, ये भी आपको पेराइटल सेंसरी एरिया के अंतर्गत पाया जाता है। ऑडिटरी एरिया की जो सेल्स होती हैं ये हमारे इनर ईयर द्वारा भेजी गई ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उसका अर्थ निकालती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को जन्म के समय में जॉन्डिस हो गया और ज़्यादा जॉन्डिस हो गया, तो उसका ये ऑडिटरी एरिया चला जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जो बिलिरुबिन बढ़ेगा उस ऑडिटरी एरिया के नर्व सेल से जाके अटैच होगा, और वो बच्चा फिर जब बड़ा होगा तो कोई बोलेगा तो उसकी बात को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बातों को समझ नहीं पाएगा। इसी तरीके से पेराइटल एरिया में स्मेल का एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया होता है। यहाँ की जो मुख्य कार्य है कि यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा नाक तक जाती हैं, और नाक द्वारा जो भी सूंघा जा रहा है उसका सही अर्थ ग्रहण कर पाती है कि क्या चीज़ का स्मेल आ रहा है। इसी तरीके से टेस्ट एरिया होता है, ये सेंसरी एरिया में पाया जाता है। यहाँ का मुख्य कार्य होता है कि यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो हमारे जीभ और बक्कल म्यूकोसा के अलग अलग हिस्सों को सप्लाई करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट को पहचानने का कार्य करती है, टेस्ट एरिया। इसके बाद है विजुअल एरिया। यह एरिया जो है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस में उपस्थित होता है, और ऑक्सीपिटल लोब का ज़्यादातर हिस्सा यही घेर के रखता है। जो ऑप्टिक नर्व होती है, सेकेंड क्रेनियल नर्व, वो आँख से निकल के इसी एरिया तक आती है, जो कि देखने से संबंधित जितना भी कार्य है
वो इस एरिया का मुख्य कार्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं हमारे सेरेब्रम में। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदरूनी भागों में कुछ सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। पहले गैंग्लिया कहा जाता था, अब न्यूक्लियाई कहा जाता है। ग्रे मैटर में पाए जाने वाले ऐसे कुछ भी मुख्य न्यूक्लियाई हैं जिनका नाम है बेसल न्यूक्लियाई, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 तरीके के ये न्यूक्लियाई पाए जाते हैं सेरेब्रम के अंदर डीप एरिया में। बेसल न्यूक्लियाई ग्रे मैटर का वो हिस्सा है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदरूनी भागों में पाया जाता है और जिसका कनेक्शन सेरेब्रल ऊपर की तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और नीचे की तरफ थैलेमस से होता है। बेसल न्यूक्लियाई जो है वो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है और ऐसा माना जाता है कि मसल टोन को स्लो और कोऑर्डिनेटेड समन्वय और धीरे धीरे स्टार्ट करने में इसका मुख्य योगदान होता है। अगर इसका कंट्रोल गड़बड़ हो या एब्सेंट हो तो जो भी मस्कुलर मूवमेंट होता है वो जर्की होने लगेगा ऐसे, या बहुत स्लो होगा या अनकोऑर्डिनेटेड होगा, चाय लेगा तो चाय गिरा देगा। तो बेसल न्यूक्लियाई में भी ब्लीड अगर हो जाए, किसी को इन्फेक्शन हो जाए, तो उसका जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, या तो जर्की हो जाएगा या क्लम्सी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद थैलेमस के बारे में अगर देखा जाए तो थैलेमस जो है इसमें मुख्य रूप से 2 मतलब गुच्छा अलग अलग होता है सेल्स, नर्व सेल और फाइबर का, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे। देखेंगे आप पिक्चर तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं ये कॉर्पस कैलोसम है और ये दोनों तरफ अंडे के आकार की जो आकृति दिख रही है यही हमारा थैलेमस है। ये दोनों तरफ हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एक होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ एक एक।